जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 11th फाउंडेशन की जो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासें चल रही थी, इसमें हमने लास्ट टाइम 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड किया था डिफरेंशिएशन, फिर किया था हमने इंटीग्रेशन और चौथा लास्ट किया था हमने लॉगरिथम। आज हमारा ये जो पांचों टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है ज्योमेट्री या ज्यामिति। ज्योमेट्री या ज्यामिति के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, हम जो डिफरेंट टाइप की साइज है उनके परिमाप, उनके एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, ये जो बेसिक ज्योमेट्री आती है वो देखते हैं, जो हमारे फिजिक्स में मोस्टली काम आएगी। और इसके बाद में हम बेसिक जो संख्याओं का ज्ञान है, ठीक है ना, वो देखेंगे। तो आज अपना ये टॉपिक लगभग बेसिक मैथमेटिक्स का खत्म हो जाएगा। एक लास्ट वीडियो बचेगा लास्ट क्लास में। इसके बाद में हम ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो ग्राफ और ये हमारे पास अब आज का ये दो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा फिजिक्स का जो मेन टॉपिक है 11th फाउंडेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा, वेक्टर या सदिश। ठीक है, तो जो बच्चे लगातार वीडियो को देख रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो इसी तरह से मेहनत करते रहे और मंजिल आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका टाइम पे आपका 11th फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सर्कुलर, उसका जो टोटल लेंथ होती है किसी भी साइज की, ठीक है, वो क्या होगी। तो अगर हम देखें 1D में, सबसे पहले हम देखते हैं 2D में, सॉरी 1D की तो बात ही करते हैं। एक लाइन की जो लेंथ होती है, ठीक है, एक लाइन की जो लेंथ होती है वही उसका क्या होता है, परिमाप। तो 1D में देखने की जरूरत नहीं है। 2D में जब देखते हैं, जब हम किसी सरफेस पर कोई साइज को रखते हैं, ठीक, कोई शेप रखते हैं, तो उस शेप की साइज के अकॉर्डिंग उसका परिमाप क्या होगा। तो उसका जो परिमाप होता है वो उसकी कुल लंबाई को, यानी उसकी कुल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाप। जैसे हमारे पास है सबसे पहले त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राइंगल, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी भुजाएं ए, बी और सी। तो इसकी जो कुल लंबाई होगी, यानी इसका परिमाप जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों का जो योग होगा, लेंथ, इनकी जो भुजाएं, इनके आर्म्स जो है, इनका जो तीनों का योग होगा, एडिशन, वही क्या कहलाएगा, परिमाप। ये सिंपल चीज आप पढ़ के आए हो, लेकिन हम एक बार इनको हल्का सा रिपीट कर रहे हैं। और यदि यहीं से मैं कहूं कि इसमें यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए नोट, यानी ये समान हो, तीनों भुजा हो, तो फिर उस स्थिति में इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 3 टाइम ऑफ ए, यानी कि 3a। लेकिन तीनों भुजाएं उस स्थिति में क्या होनी चाहिए, बराबर। और अगर डिफरेंट है तो तीनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से हमारे पास है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर में आपके पास जो शेप होती है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे पी क्यू आर एस, ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी भुजाएं ए ए, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होगा टोटल वो हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा, 4a। अगली चीज सामने, इसी तरह अगर हमारे पास वर्ग है की जगह आए तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो तो इसका जो परिमाप होगा वो भी सेम, ये a और ये b, तो 2a और प्लस 2b। तो एक तरह से मैं इसे लिख सकते हैं हम 2 कोष्टक में a प्लस b, ये हो जाएगा इसका परिमाप। अगली चीज में, तो इस तरह से हम इन तीन आकृतियों का परिमाप देख सकते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक हमारे पास इसी में बचता है वर्ग, वर्थ, यानी कि सर्कल। सर्कल का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर।
यानी इसकी परिधि। अब इन पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छे अच्छे आपस में कंपेयर करके, ठीक है ना। तो ये जो चार आकृति हमारे पास है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन चारों के परिमाप के ये जो सूत्र आपको ये याद होने चाहिए। आई थिंक याद हो गए होंगे, ठीक है। अब हम इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस दिस सर्कल, तो इस सर्कल की त्रिज्या क्या होगी या रेडियस क्या होगी, तो कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास एक वायर था जिसकी लेंथ L बराबर कितनी है, 2 मीटर। अब हमने क्या किया, इस वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, तो देखिए जब हम इस वायर को घुमा करके एक सर्कल बनाते हैं तो इसकी लेंथ तो नहीं चेंज होने वाली, लेंथ तो वही रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी वर्त की परिधि जो है, वर्त की परिधि जो इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो है लेंथ ऑफ, यानी कि लंबाई किसकी, तार की, तार की लंबाई की इक्वल होगा, ठीक है। तो परिधि कितनी है, 2 पाई आर, और इधर इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आर बराबर आ गया 1/पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7/22, ठीक है, मीटर में। ये आ गया आपके पास रेडियस। अगली चीज में तो इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट हमारे काम आने चाहिए, ठीक है। ये फिजिक्स में ऐसे बहुत जगह हमारे पास कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है ना। जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र में आता है, जैसे कहते हैं कि इतने मीटर लंबा तार है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसकी इतनी दूरी पे इतना है, अगर इसको घुमाकर एक सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो एक वायर के कारण जब हम उससे लंबवत दूरी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला अलग लगता है, और जब हम एक सर्कल के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं बी, तो इसका फॉर्मूला अलग लगता है, और इसमें हमें रेडियस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, रेडियस की। तो इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं ये इसलिए नहीं समझा रहा कि आप लोगों को ये आता है कि नहीं आता, हमें ये फिजिक्स में कंसेप्ट के रूप में काम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल में ये कंसेप्ट हमारे काम आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया परिमाप का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं एरिया या क्षेत्रफल की। देखिए अब हम देखते हैं क्षेत्रफल या एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, सॉरी ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज के लिए या ट्रायंगल। जनरली एक ट्रायंगल का समकोण ट्रायंगल आपके पास है जिसमें राइट एंगल हो एक, ठीक है। तो उस स्थिति में इस ए बी सी समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट अपॉन, सॉरी हाइट इंटू बेस, यानी कि इसी को हिंदी में तो कह सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये जो यहां पर b है ये आधार को और h ऊंचाई को बताता है। जैसे ये इसकी हाइट है और ये इसका क्या है, बेस है। तो आधार गुणा ऊंचाई का जो मल्टीप्लाई होगा उसका हाफ क्या कहलाएगा, एक राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर उसके एरिया को बताएगा। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 इंटू बी इंटू एच, जहां बी क्या है इसका बेस और एच क्या है हाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक स्क्वायर या वर्ग की, स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए इसकी जो प्रत्येक लेंथ है वो क्या कहलाती है, इसकी भुजा ए, और उस स्थिति में इसका जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर। अगली चीज में इसी तरह से अगर कोई रेक्टेंगल हो, यानी कि आयत, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग हो, ए और ये बी, तो इसका जो एरिया आता है वो आता है ए इंटू बी। अगली चीज में ए इंटू बी। अब हम बात करते हैं, सॉरी ये तीसरा हो गया आपका। अब बात करते हैं सर्कल की, यानी कि वर्त की। सर्कल, ये सर्कल है और इसकी रेडियस आपके पास मान लीजिए
आर है। तो इसका जो एरिया होता है ए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ शेप थी जिनके एरिया हमें पता होना चाहिए। ये 2D में बनी हुई कुछ आकृतियां थी। अब हम बात करते हैं ऐसी आकृतियां जो 3D में होती है और उनका हमें सरफेस एरिया लेना होता है। क्या लेना होता है? सरफेस एरिया, या फिर उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब जहां जहां बाहर से हमें वो सरफेस दिखता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है तो बाहर से जो दिखता है ये इसका क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया कहलाएगा, यानी पृष्ठ, जहां पर आप उस पर हाथ घुमा सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पांचवा आता है वो आता है गोला, या गोले और वर्त में अंतर होता है। ये गोला आपके पास, ठीक है, 3D गोला। इस गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल परिभाषित है, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और इसका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3, सॉरी 4πr³, 4πr², 4πr²। और इसका वॉल्यूम हम देखेंगे, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो इसका जो सरफेस एरिया वो ध्यान होना चाहिए कितना होता है? 4πr², कि इसका एक गोले का, तो गोले का सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr²। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक बेलन देखें, सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब आपके पास एक पाइप नुमा संरचना है ऐसे। ठीक, जैसे ये पेन है, ये पेन भी अपने आप में क्या है, अगर इसको कैप बंद कर दे तो ये भी क्या है? एक बेलन है। तो बेलन की एक हाइट होती है और दो उसका अपना एक क्या होता है? सर्कल एरिया। यानी इसका जो सरफेस एरिया वो दो तरह का होगा, एक तो ये वक्र वाला, यानी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr_l। कितना होता है? 2πr_l। यानी ये जो टोटल सरफेस एरिया है वक्र वाला, केवल वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 2πr_l। लेकिन अगर इसके दो वर्तीय भाग को भी जोड़ दे तो πr + πr² कितना हो जाएगा? 2πr², क्योंकि ये एक तरह से वर्त है दोनों तरफ, और दो वर्तों का क्षेत्रफल जुड़ करके πr² + πr², 2πr²। तो टोटल अगर हम देखें तो कुल पृष्ठ एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr_l + 2πr²। तो 2πr कॉमन ले सकते हो एक तरह से, तो 2πr कोष्टक में l + r, ये आपके पास आ गया एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का भी हमारे काम आएगा जब हम गाउसिस लॉ पढ़ेंगे। तो गाउसिस लॉ के कारण हम अलग अलग चार्ज जो बॉडी होती है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बेलन गोले के जो सरफेस एरिया है वो काम आते हैं। तो इसका मतलब फिजिक्स में ये जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए ये कहीं ना कहीं आपके काम आते हैं, भले वो परिमाप क्यों या इनके क्षेत्रफल या एरिया क्यों। ठीक है, तो ये कुछ आकृतियां हमने देखी जिनमें हमने त्रिभुज देखा, वर्ग देखा, वर्त देखा, आयत देखा, और ये आपका हमने गोला और बेलन देखा। इनके सरफेस एरिया आपको पता होनी चाहिए। अब एक आता है हमारे पास, वो आता है शंकु। देखिए अब हमारे पास एक पांचवा आता है शंकु। शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? πr कोष्टक में r + r² + h² का रूट। ये पूरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने कुछ साइज के लिए, कुछ शेप और शेप के लिए जो है अलग अलग एरिया और परिमाप दोनों देख लिए। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम या आयतन की। चलिए तो अब हम बात करते हैं आयतन या वॉल्यूम की। तो आयतन या वॉल्यूम क्या जनरली 3D जो इमेज होती है उनके लिए परिभाषित होता है। जैसे हमारे पास सबसे पहला है यहां पर गोला या स्फीयर, गोला या स्फीयर। देखिए ये गोला आपके पास है, इस गोले के अंदर जो द्रव्यमान आ सकता है, यानी जो मैटर आ सकता है, जो मास आ सकता है, उसका वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है V, वो होता है 4/3 πr³।
4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम का, किसका, गोले का वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम बात करें घन, घन का मतलब क्यूब, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम होगा भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ए क्यूब। अगली चीज सर, इसी तरह से आपके पास है घनाभ। तो घनाभ में हम जानते हैं कि दो भुजाएं अलग अलग होती है और दो भुजा, सॉरी, घनाभ में तीनों ही भुजा क्या होती है, अलग अलग। तो इसकी भुजा मान लीजिए ए बी और सी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए इंटू बी इंटू सी। जहां पर अगर आप चाहो तो ए इंटू बी इसको आधार पे मान सकते हो और इसकी हाइट को एच से नोट कर सकते हो, तो ए इंटू बी इंटू एच। अरे जी सर में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों ये आ जाएगा घनाभ का। अगर इसके दोनों भुजाएं कोई दो सेम हो तो ये ए स्क्वायर इंटू एच भी लिखा जा सकता है। हरी जी सर में एक आता है आपके पास बेलन। बेलन के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर इसके वर्तीय भाग की रेडियस और एच इसकी क्या है, हाइट। अब देखिए सही बच्चे ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को बेस बनाते हुए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, याद रखिएगा। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसका बेस एरिया पता होना चाहिए। बेस एरिया का मतलब उसका धरातल का जो क्षेत्र, जैसे ये बेलन है, इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके आधार क्षेत्रफल से लेकर के इसकी हाइट तक अगर इसका एरिया सेम रहता है, आप देखिए इस बेलन का कहीं से भी देख लीजिए, इसको कहीं से भी काट के देखोगे तो इसका एरिया हमेशा क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसी आकृति के लिए ध्यान दीजिए जो अपने बेस से लेके हाइट तक सेम हो, उसका सरफेस एरिया क्या हो, सेम हो। उसका कट जो एरिया है, कट सेक्शन एरिया बोलते हैं इसे, ठीक है, काट क्षेत्रफल। तो कट सेक्शन एरिया अगर सेम हो तो उसके अगर बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, हाइट से, तो उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। जैसे इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसी तरह से इसका जो इसका बेस एरिया वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी ए इंटू बी, और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, इसका वॉल्यूम। इसी तरह से ये एक आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और इसकी हाइट भी ए है इसलिए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। तो किसी के लिए भी कैलकुलेट कीजिए यही आएगा। अगली चीज सर में एक अंतिम आता हमारे पास क्यूब, ओ सॉरी शंकु, क्यूब हो चुका। एक आता हमारे पास शंकु या कोन। देखिए कोन इस तरह से होता है हमारे पास, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। यानी एक बेलन का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 किसका होता है, एक क्यूब का होता है, ओ सॉरी कोन का। एक कोन या शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो किसका 1/3 होता है, एक बेलन के वॉल्यूम का। अगली चीज सर में, तो ये हमारे पास जो परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र थे, ये मैक्सिमम जितने मैंने बताए ये आपके फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसेप्ट के रूप में ये काम आते हैं, इसलिए ये सारे एरिया, परिमाप और वॉल्यूम के सूत्र आपको याद होने चाहिए। घनत्व के लिए जो चौथा टॉपिक आता है घनत्व, उसके लिए कोई ज्यादा अलग से नहीं, अगर हमने ये चीज पढ़ ली तो घनत्व का जो सूत्र होता है मोस्टली वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान दिया जाएगा और आयतन हमें याद है, तो बेसिकली आपको घनत्व का सूत्र याद होना चाहिए। डेंसिटी या घनत्व, डेंसिटी का क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इससे आप किसी भी दी गई वस्तु का घनत्व या उसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्री वाला पोर्शन था ये छोटा सा है, लेकिन ये फिजिक्स में जितना काम आता है उतना मैंने बताया और उससे ज्यादा ही बताने की कोशिश की है। अगर ये सब कुछ आपको आता है तो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आप ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट आता है तो आपका कहीं गलत नहीं होगा। आई थिंक आप इससे ज्यादा मैथ पढ़ के आते हो, मेरे को पता है, इससे ज्यादा ज्योमेट्री आप 9th-10th में पढ़ते हो, लेकिन जनरली क्या होता है 11वीं में आते आते, 11वीं में जब हम फिजिक्स पढ़ते रहते हैं वो चीजें हमारे दिमाग से इरेज होने लग जाती है, तो वो उनको एक बार रिकॉल करने के लिए ये चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छे बच्चे हैं वो तो जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है बहुत इजी वे में कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे
जो सिंपल कैलकुलेशन होती है, मैंने देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो 95% वाले बच्चे बहुत अच्छे सिलेक्ट होने वाले हैं, वो भी ये छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो संख्या को सोल्व करने का जो तरीका है, थोड़ा सा मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब हम मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे पहला कंसेप्ट हमारे पास है कि यदि किसी भी x राशि की पावर 0 है, किसी भी x राशि की पावर क्या है 0, किसी भी x राशि की पावर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। कई बार बहुत सारे बच्चे हैं जिन, मैं मानता हूं कि सबको ये आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं गिने चुने जिनको ये चीजें भी नहीं पता होती, इसलिए पता होना चाहिए। किसी भी राशि x की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, सॉरी इसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या मानी जाएगी 1। नंबर 2, यदि किसी भी 0 में आप किसी भी x संख्या का भाग दे, डिवाइड करें, तो वो 0 ही रहता है। यानी 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो वो हमेशा क्या रहता है 0 ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी भी x राशि को अनंत से डिवाइड करते हो, इन्फिनिटी से, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। क्या आती है 0 आती। और इसका उल्टा करें कि किसी भी राशि को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो ये इन्फिनिटी, ज्यादातर इसको नॉन अनडिफाइनेड बोला जाता है, अनडिफाइनेड, अनडिफाइनेड। ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको अनडिफाइंड वैल्यू भी बोल देते हैं, लेकिन ये मोस्टली कैसी है अनंत। ठीक है, अनंत, अनडिफाइनेड। आगे चीज में दूसरा, अगर आपके पास कोई भी राशि है 1 में x की पावर n, 1 x की पावर n, अगर आप इसे ऊपर लेके जाते हो तो इसकी पावर किस में आ जाती है माइनस में। किस में आ जाती है माइनस में। और यदि नीचे लेके आते हो तो पावर क्या आ जाएगी प्लस में। यानी कहने का मतलब अंश की संख्या हर में या हर की संख्या अंश में जाती है तो उनकी घातों के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पांचवा कंसेप्ट आ गया। इसी तरह से छठा पॉइंट, जब हम कोई संख्या में दशमलव लगाते हैं आगे पीछे तो उस स्थिति में 10 टू द पावर है वो मल्टीपल में चलती है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 1.256 इंटू 10 टू द पावर 2, ये है। अगर मैं इसी को लिखता हूं 125.6 यानी कि 125.6, तो ध्यान दीजिए जितनी दशमलव आगे जाता है इसकी पावर माइनस में बढ़ती जाती है। किस में बढ़ती जाती है माइनस में। तो इसकी पावर जो है वो माइनस में 2 हो जाएगी और प्लस में 2 ऑलरेडी थी, यानी प्लस 2 तो थी, अब और क्या हो जाएगी -2 और हो जाएगी, तो पावर कितनी हो गई 0। क्या हो गई 0। तो एक तरह से ये 0 जब आगे आता है तो पॉइंट आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 125.6। यानी कि जब घाते 10 की हो तो उनको अगर दशमलव हटाने के लिए यूज करें तो वो दशमलव राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता जाता है। और अगर आप 10 टू द पावर लगाते हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे हमारे पास एक संख्या है 2256.78, अगर इसको मैं पॉइंटों में लिखता हूं, केवल एक दशमलव से पहले एक पॉइंट संख्या, तो 2.25678। अब देखिए ये संख्या कितने पॉइंट राइट लेफ्ट में खिसक गई 3, तो जितनी संख्या लेफ्ट में खिसकेगी उतनी इस पे पावर माइनस में लगा देंगे 10 टू द पावर सॉरी प्लस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी 3। इस तरह से आगे चीज में, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान होनी चाहिए। वैसे तो ये मैं वैज्ञानिक संकेतन वाला जो पोर्शन पढ़ाया था आपको, ठीक है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये चीजें बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन बेसिक जो चीज थी वो 3-4 वो दोबारा समझिए। अगर किसी भी संख्या x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए हमेशा 0 ही रहेगा। किसी भी संख्या x में अगर इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो वो क्या आ जाती है 0। और इसका उल्टा यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो क्या आ जाती है इन्फिनिटी हो जाती है। दूसरा, अगर कोई संख्या अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो उसकी घातें चेंज हो जाती है। यानी कि अगर ऊपर जाएगी तो चिन्ह माइनस में आ जाएगा और नीचे जाएगी तो चिन्ह प्लस में आ जाएगा, और अगर पहले से तो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल समझिए, जैसे मेरे पास है
1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर ये ऊपर जाती है तो वैल्यू आ जाती है 1/2 इंटू 10⁻⁴। यानी ऊपर जाते ही ये जो माइनस की पावर थी 10 की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया बताया, ये सबको आते हैं मोस्टली, लेकिन कैलकुलेशन करते समय बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा, अब देखिए कई बार क्या दशमलव संख्याओं को योग और सब्ट्रैक्शन करते हैं, या तो उनका एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, योग या घटाना। तो उस समय थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज याद रखना कि दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर रखने के लिए, जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं कम है, उनमें जीरो और लगा देते हैं। जैसे यहां पर यह है 25.256 यानी कि 25.256 प्लस 1.2। तो अगर इनको ऐड करते हैं रफली तो ये संख्या आपके साथ में 1.2। तो इसमें जितने बचते हैं उनके आगे क्या लगा देते हैं, जीरो। पीछे इधर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंटों से स्टार्ट होगा, पॉइंट से लेफ्ट की लेफ्ट में और राइट की राइट में। ठीक है, अब इनका एडिशन कर दो तो 6 5 4 6 2 और पॉइंट अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आगे चीज में दूसरा हमारे पास आता है गुणा। जैसे कोई संख्या गुणा कर रहे हो आप, जैसे 2.1 इंटू 3.25, इनका जो भी एक्स वाई जेड आंसर आएगा उसमें ध्यान रखना दशमलव के बाद इसमें दो संख्याएं और इसमें कितनी है, एक। अब मल्टीपल करने के बाद में जो संख्या आती है उसमें दशमलव से के राइट में, दशमलव के राइट में कितनी संख्या होगी, 3। एक्स वाई जेड कितनी होगी, 3। क्यों होगी, क्योंकि इनमें टोटल कितनी है दशमलव के बाद, इसमें एक और इसमें दो, तो टोटल कितनी हो गई, 3। तो 3 के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा आगे, और इधर जो भी संख्या आएगी कैलकुलेशन के अलावा वो बची रह जाएगी। अरे जी सर में, तो ये बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो बेसिक कंसेप्ट काम आते हैं वो हमने बताए। तो यहां पर आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स हम पढ़ते हैं उसकी 6 टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो बचता है ग्राफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्राफ के साथ, और तब तक सभी बच्चे यहां तक के जितने वीडियो हमने बनाए हैं, ठीक है, सारे छोटे छोटे वीडियो ज्यादा बड़े नहीं है, 15-15 20-20 25-25 मिनट की वीडियो है, ठीक है, उनको रेगुलर एक बार रिपीट कीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ग्राफ के साथ, और ग्राफ का एक वीडियो पूरा बनेगा या हो सकता है 2 वीडियो बने, क्योंकि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। और ग्राफ के बाद में हमारा जो बेसिक जो 11th फाउंडेशन का कोर्स है वो वहां से स्टार्ट होगा। अब तक जो हमने पढ़ा वो पूरा फिजिक्स का बेसिक पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़े फिजिक्स के, इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा। और अब जो आगे स्टार्ट होगा वो होगा हमारा वेक्टर, और वेक्टर के बाद में काइनेमेटिक्स या गति की, और मैकेनिकल फिजिक्स हमारा यहां से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।